नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार द्वारा जारी स्ट्रिंग पर लगी मुहर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील में भ्रष्टाचार की खुली पोल। चक्राता में नकली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। लग्जरी कार से व्यापारियों को चूना लगाने आए थे शातिर। रुद्रपुर पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, फैक्ट्री का चालक ही निकला चोर। गुप्तकाशी झेना घाट मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुई मैक्स, चालक की मौत। कुमाऊं सेवा समिति और पुलिस ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी। बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला हुआ दर्ज। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील निर्माण में वित्तीय गोलमाल, भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सबसे पहले इस भ्रष्टाचार के मामले को उठाने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने उसी वक्त एक स्ट्रिंग जारी करते हुए इस ड्रीम प्रोजेक्ट की पोल खोलकर रख दी थी। इस स्ट्रिंग के बाद बौखलाए तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उमेश कुमार पर ही झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार तक करवा दिया था, जिसमें बाद में न्यायालय के माध्यम से उमेश कुमार की जीत हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री को मुंह की खानी पड़ी। जानकारी के अनुसार अब झील निर्माण से जुड़े 6 इंजीनियरों को चार्जशीट दी जा रही है। सूर्यधार झील के निर्माण की प्राथमिक जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है। सूर्यधार में बड़ी अनियमितताएं पाई गई है। तय बजट से 12 करोड़ रुपए अधिक का खर्च किए गए। कार्यों की दरों में विसंगतियां पाई गई। डीपीआर बनाने वाली कंपनी को 27 लाख रुपए का गलत भुगतान किया गया। झील की डीपीआर भी त्रुटिपूर्ण पाई गई। यहाँ तक कि तकनीकी परीक्षण में घोर लापरवाही पाई गई। बैराज की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर अनुमति भी नहीं ली गई। तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति मनमाने तरीके से कर दी गई, यानी कि दर्जनों भ्रष्टाचार के मामले इस ड्रीम प्रोजेक्ट में पाए गए हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने कई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है, जिसकी वजह से कई बार उन पर मुकदमे भी हुए, लेकिन अंत में जीत सत्य की हुई और अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी तय है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था, ये उनके अपने निजी हितों के लिए अपनों को लाभ पहुंचाने का प्रोजेक्ट था। जैसा कि मैंने 2019 में भी बता दिया था और 2020 में भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनवरी में दिल्ली में भी और देहरादून में भी, और बताया था कि सूर्यधार लेक अनाउंस करने से पहले मुख्यमंत्री जी के करीबी लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें खरीद ली, औने पौने दामों पर ज़मीनें खरीदी और उसके बाद वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कराया ताकि ज़मीनों की कीमत आसमान छूने लगे और ये करोड़ों के वारे न्यारे हो सकें। उसके बाद आपको याद होगा जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऑडियो रिलीज़ हुआ था, तो अमर उजाला ने पूरा एक पेज फ्रंट स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि आखिर सूर्यधार झील में किन किन को लाभ हुआ। तो ये पूरा प्रोजेक्ट घोटालों का पिटारा है। अभी इसके अंदर इतने मामले हैं, अगर आप पूरी जांच करेंगे तो ये उत्तराखंड की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था। इन लोगों ने 2017 में जब मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 को, उसके तक मई 2017 तक सारी जमीनों की रजिस्ट्रियां संजय गुप्ता और इनके जो सहयोगी साथी थे, धीरेन्द्र पवार का भी उसमें नाम आ रहा था और जो इनके एक सलाहकार थे रमेश भट्ट, उनका भी नाम आ रहा था, कई लोगों के नाम आ रहे थे। और कुछ रजिस्ट्रियां हमने दिखाई भी थी कि किन किन लोगों ने सूर्यधार लेक के आसपास ज़मीनें खरीदी। और एक स्टिंग ऑपरेशन हमने जारी किया था जिसमें ये भी दिखाया गया था कि खुद अपने मुंह से संजय गुप्ता कह रहे थे कि त्रिवेंद्र जी ने इसका उद्घाटन इसलिए नहीं किया ताकि ज़मीनों की कीमत आसमान ना छूने पाए और हम पहले ही ज़मीनें खरीद लें। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का पिटारा है। अभी सरकार को इसमें और भी जांचें करने की आवश्यकता है। कई लोगों को जेल जाना पड़ेगा। इस समय हम सूर्यधार झील में खड़े हुए हैं और ये वही प्रोजेक्ट है जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जाता है। और आपको बता दूं कि ये वही ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें कई करोड़ों रुपए की अनियमितताएं इस समय पाई गई हैं। और आपको बताऊं 2019 से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उमेश कुमार, उन्होंने लगातार इस सूर्यधार झील को लेकर आवाज उठाई थी तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम न्यूज चैनल्स पे। तब उनको गैंगस्टर और तमाम राजद्रोह के मुकदमों में का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जरूर उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली थी। पर आपको बता दें कि हमारे पीछे इस समय अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये वही ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत अब कहीं ना कहीं निशाने पर इस समय है, क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला इस सूर्यधार झील पे पाया गया है और अनियमितताएं पाई गई है, जिसको लेकर कई इंजीनियर्स और जो डीपीआर बनाने वाली कंपनी में सवाल के घेरे में इस समय आ चुकी है। और आपको बता दें
कि जिस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ सामने निकल कर आया है, तो उसको लेकर अब लगातार जब सतपाल महाराज ने भी इस पर जांच के आदेश दिए थे, उसके बाद जब अनियमितताएं पाई जाती हैं, अब ये देखना होगा किस तरीके से जो सूर्यधार झील का जो पूरा मामला है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गई एमबीबीएस प्रथम सत्र की छात्रा सौम्या का कल रामनगर पहुंचने पर क्षेत्रवासियों के साथ ही क्षेत्रीय प्रशासन ने भी स्वागत किया। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारत के एमबीबीएस छात्र छात्राओं का घर पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है। रामनगर से भी एक छात्र और एक छात्रा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से कल छात्रा सौम्या अपने घर रामनगर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि सौम्या यूक्रेन के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के खार्किव में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। यो इतना स्ट्रगल के एक हफ्ते के और सबके बाद घर पहुंच के आज बहुत अच्छा लग रहा है। और ये यूक्रेन की लाइफ बहुत अच्छी थी, अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट सडनली ये सब वॉर हो गया, अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया पता ही नहीं चला। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ड्रीम है, बस एक गंदा सा, और बहुत अच्छी लाइफ थी वहाँ की और वॉर ने सब कुछ ख़राब कर दिया। लाइक इतनी डिफ़िकल्टी के साथ वहाँ से यहाँ तक निकल के आए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल था ये सब कुछ। सडनली हमें 23 को वो नोटिस आया था, 24 या 23 को नोटिस आया था कि कीव में ऑलरेडी अटैक हो चुका है। मैं खार्किव में थी, तो कीव में ऑलरेडी अटैक हो चुका है और आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स और ये सब कुछ एक जगह रख के सीधा शेल्स में, बंकर्स में अंडरग्राउंड जाना है, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट कीव है और पता नहीं है कि कब होने वाला है। तो सरकार से मैं ये मतलब थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इन्होंने जो भी पॉसिबल हेल्प की। मुझे ऐसा लगता है वो शायद और करते, बट उनको रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे या फिर उन्हें बॉर्डर के अंदर आने ही नहीं दिया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब चाह कर भी नहीं कर पाए, बट उन्होंने बहुत एफर्ट्स करे। तो मैं सबके लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सब कनेक्टेड थे, मेरा हाल पूछ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मुझे पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे थे, तो मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। पोलैंड क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने जो मेरी हेल्प की, स्टेट गवर्नमेंट ने जो मेरी हेल्प की, मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी भी वहाँ पे कुछ लोग फंसे हैं, तो आप उनको भी इवैक्यूएट कराने का कुछ ना कुछ पॉसिबल हेल्प कीजिए प्लीज़। भैया जो भी मतलब कम से कम 12-13 दिन 11-12 दिन लगभग हो गए थे, हम लगातार इस बात को लेकर परेशान थे सभी लोग। हालांकि हम कह नहीं पा रहे थे कुछ भी, क्योंकि बस में हमारे कुछ नहीं था और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। जो भी होता था मतलब सब सरकार की या ऊपर वाले की मदद से जो भी आज वापस आई है, तो ऊपर वाले का भी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, स्टेट गवर्नमेंट का, भारत सरकार। विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रदेश में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं आया तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी समेत निर्दलीयों की अहम भूमिका हो सकती है। इसी को देखते हुए ये जानना भी जरूरी है कि अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो ये दल या निर्दलीय किस ओर जाएंगे। इस पर बहुजन समाजवादी पार्टी के लक्सर सीट के प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव के बाद किसको समर्थन देगी ये बात बहन मायावती तय करेगी। वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं, लिहाजा इसका फैसला करने का अधिकार भी हमारी नेता मायावती को है। साथ ही विधायकों की खरीद फरोख्त के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं बिकने वाला नेता नहीं हूँ, मेरी गिनती तो खरीदने वालों में होती है। समझता हूँ कि पानी से पहले पुल की जो घटना पहले चली आ रही बड़े लोगों द्वारा कि पानी से पहले पुल नहीं बांधना चाहिए, ये व्यवस्था है। अभी मशीन के गर्भ में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतने का। और मैं आपके लिए बता दूं, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा है, मैं बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है और आखिरी फैसला बहुजन समाज पार्टी के नेता को पड़ेगा। आपको बीजेपी से ऑफर आती है तो ऑफर पर मैं नहीं बिकूंगा, बिकने वाला आइटम नहीं हूँ, मेरी गिनती खरीदने वालों में होती है। अच्छा, इस तरह की कोई चर्चा आ रही है? तो आप छोड़ दीजिए कि मैं बिकूंगा। कोई चर्चा हो रही है इस तरह की? कोई चर्चा नहीं, मेरे से किसी ने संपर्क नहीं किया, ना मैं किसी से संपर्क करूंगा। जो भी होगा वो लखनऊ में मेरे नेता करेंगे। बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है, लेकिन वहीं इस बार एक साथ 20 से अधिक युवाओं से राजेंद्र सिंह राणा नामक व्यक्ति द्वारा पैसे ठगने का मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमण के बाद एक बार फिर से दलालों द्वारा नौकरी का झांसा देकर कुछ गरीब युवाओं का शोषण किया जा रहा है, जिससे नौकरी न मिलने पर युवक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे झूठे दलालों के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये युवक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों से हैं। बीती 12 फरवरी को नवीन राणा नामक एक और युवा भी शारजाह में एजेंट की जाल में फंस गया। ऐसे न जाने कितने युवा हैं जो ऐसे दलालों के जाल में निरंतर फंसते ही जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि यदि हमें सरकार और प्रशासन का साथ मिले तो हम सब मिलकर ऐसे फर्जियों का खेल रोक सकते हैं। मेरा नाम है राजेश राणा, मैं देवेंद्र भाई का आपका कर रहा हूँ काम।
जो भी आपका पैसा लग रहा है 2 लाख रुपये, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता यूरोप का, तो या आप नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी पूरी रिपोर्ट मेरी है, ठीक है। और मैं पूरी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इसका कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। अगर नहीं होता है तो आप मेरे से, मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, अगर आपका काम नहीं होता है तो मेरे से आप बोलो, तो मैं आपका पेमेंट वापस करूँगा, ठीक है मेरे भाई। और जब आपका वीज़ा हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आप मुझे वीज़ा होने के बाद आप मुझे एक वीडियो बना के दीजिए कि मेरा वीज़ा हो चुका है और मुझे कुछ वो नहीं है इससे, ठीक है। और जो भी आपका पैसा लग रहा है, जो भी मैं 2 लाख रुपये लग रहा है, वो मेरी रिपोर्ट है, मैं उसकी रिपोर्ट लेता हूँ। और मैं, अगर वो आपका काम नहीं होता है तो मैं उसको रिटर्न ना करता हूँ, ठीक है। चकराता पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों से करीब 6 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं और दोनों दिल्ली नंबर की कार पर सवार थे। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि चकराता में एक कार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोका। इस दौरान वाहन में एक महिला और पुरुष सवार थे। चेकिंग के समय दोनों के पास से 334 नकली नोट 2000 रुपए के बरामद हुए। साथ ही 148 असली 500 के नोट के साथ ही 100 और 50 और 20 के नोट भी बरामद हुए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चकराता थाना प्रभारी सत्येंद्र भाटी ने बताया कि दोनों कुछ महीने पहले भी नकली नोटों को दुकानों और मॉल आदि में चला चुके हैं। कल वो नकली नोटों को चलाने के लिए चकराता आए थे। मुखबिर की सूचना पर नकली नोटों के साथ दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन को सीज कर दिया गया है। नकली नोटों को असली के रूप में चलाकर ये मोटा मुनाफा कमाते थे। दोनों नकली नोटों को दिल्ली से लाते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर किसी ने सूचना दी कि किच्छा कोतवाली के बंडिया क्षेत्र में 8वीं में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा का विवाह कराया जा रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर सूचना मिलने के बाद कुमाऊं सेवा समिति की टीम और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाह रुकवा दिया। कुमाऊं सेवा समिति समन्वयक शायरा बानो ने बताया कि चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर किसी ने सूचना दी थी, जिसके बाद हमने विवाह स्थल पर पहुंच बच्ची की टीसी और आधार चेक किया तो लड़की की उम्र 13 वर्ष से भी कम निकली। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने इसके बाद विवाह रुकवा दिया और 18 वर्ष से पहले विवाह न करने की हिदायत दी। वहीं कोतवाली पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र लगभग 14 साल है, उसकी शादी की जा रही है बंडिया में। फिर जिसकी जानकारी हमारे द्वारा CWC को दी गई, CWC के माध्यम से पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस और चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा यहाँ बच्ची के यहाँ पहुँचा गया तो बस वही देखा गया कि शादी का पूरा इंतजाम है, बारात आने वाली थी। उसके बाद से टीम के द्वारा यहाँ के BTC मेंबर हैं, पेरेंट्स हैं बच्ची से बात की गई। तब उन्होंने यही बताया कि उनको पता नहीं था कि नाबालिग लड़की की शादी की उम्र नहीं कर सकते हैं, शादी की नहीं कर सकते हैं। और पारिवारिक स्थिति ऐसी है, दयनीय है और पापा शराब पी के आए दिन झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, जिस वजह से वो लोग शादी कर रहे थे। लेकिन उनको काफ़ी समझाया गया है टीम के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो उनके द्वारा शादी रोक दी गई है और उनके द्वारा लिखित में भी दिया गया है कि नाबालिग होने पर ही लड़की की शादी की जाए। किसी से हाँ बात हुई है, बच्ची ने कहा है कि मैं जानती हूँ उनको, मेरी पसंद से ही उनसे शादी हुई है। बात नहीं हुई है, प्रधान जी से बल्कि बात हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है अभी हम शादी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायरा बानो है, मैं चाइल्ड लाइन सेंटर कोऑर्डिनेटर हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमसिंह। सूचना प्राप्त हुई थी कि नाबालिग बच्ची की शादी हो रही है। इस सूचना पर, यह CWC की सूचना थी, इस सूचना पर हमारी SI जो है बबीता मौके पर पहुंची, उन्होंने जो है शादी रुकवाई और उनके विरुद्ध FIR करवाई गई है। इसकी विवेचना चल रही है इस समय। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विद्युत नियामक आयोग प्रतिवर्ष विद्युत दरों, लाइन लॉसेस और अन्य मामलों को लेकर जन सुनवाई की रस्म अदायगी करता है, लेकिन विद्युत दरें और फिक्स चार्जेस घटाने और वितरण हानियों को कम करने के मामले में कभी दिलचस्पी नहीं लेता, जिस कारण प्रतिवर्ष विद्युत दरों में बढ़ोतरी के साथ साथ फिक्स चार्जेस और अन्य दरों में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। नेगी ने तंज कसते हुए कहा कि विद्युत नियामक आयोग विद्युत दरें बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। है हर साल महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर है और इसमें सबसे बड़ा जो दोष है विद्युत नियामक आयोग का है। विद्युत नियामक आयोग का काम ये है कि इस पे मॉनिटरिंग करें, जो हमारे लॉसेज है, चाहे लाइन लॉसेज है, AT&C हानियां हैं, इन तमाम चीज़ों को चोरी रोकने की दिशा में अधिकारियों के अगर नियामक आयोग पेश करता है तो निश्चित तौर पे जो हमारा ऊर्जा प्रदेश है इसके जो उपभोक्ता हैं उनको सस्ते दामों पर बिजली मिल सकती है। लेकिन नियामक आयोग हर साल रस्म अदायगी करने के लिए मात्र जन सुनवाई की एक मीटिंग करते हैं और उसमें हर साल सिफारिश कर देते हैं कि लॉस हो रहा है और इससे जो बिजली है उस महंगे दामों पर उसमें और प्रतिशत बढ़ा करके उसमें वृद्धि करके जनता को एक तरह से लूटने का काम किया जाता है। हमारा कहना है कि नियामक आयोग अगर जो हमारी लाइन लॉसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है,
एंड हानियाँ हैं, इसको कम करने के लिए अधिकारियों के अगर पेच कसता है तो निश्चित तौर पे हमारे गरीब उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल सकती है। और उसके साथ साथ जो लगातार एक नंगा नाच इस प्रदेश के अंदर चल रहा है, विद्युत दरों में तो बढ़ोतरी होती है हर साल, उसके साथ जो एक फिक्स चार्जेज है जो सरकार का हिडन एजेंडा है उसके तहत भी लूटा जा रहा है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, मैंने अभी आपको बताया, सरकार करीब 1600 मिलियन यूनिट्स हमारी लाइन लॉस में जा रही है। और उसके साथ साथ AT&C हानियाँ करीब 16 से लेकर 20% है। वो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन जो इसकी हानियों की बात करें, वितरण हानियों की, ये भी 14 से लेकर 15-16% तक है। इसको रोकने की दिशा में नियामक आयोग क्या कर रहा है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इसका काम ये होना चाहिए कि ये तमाम जो लॉसेज है इनको कम करने की दिशा में काम होना चाहिए। ये जो रस्म अदायगी है, जन सुनवाई की, इसे बंद करके धरातल पे काम होना चाहिए, जिससे गरीब उपभोक्ता को हर महीने जो इन्होंने 100 यूनिट का स्लैब बनाया है, एक तरह से ये हिडन एजेंडा है लूटने का, और वैसे ही 100 यूनिट के आधार पे इन्होंने फिक्स चार्जेस किया है। तो ये जनता को एक तरह से लूट है। और इस प्रदेश के उपभोक्ताओं को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको सस्ती बिजली मुहैया कराया जाए, ये विद्युत नियामक आयोग का काम है। इस पर नकेल कसनी चाहिए अधिकारियों की, लेकिन वही ढाक के 3 बात। शैक्षिक भ्रमण के दौरान स्कूली छात्रों ने ऐतिहासिक जानकारी जुटाकर पांडवकालीन संस्कृति से अपना ज्ञान वर्धन किया। इस दौरान नौनिहालों ने देवस्थानों के दर्शन भी किए और देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तरकाशी जनपद के ब्रह्मखाल में संचालित ज्ञानदीप चिल्ड्रंस एकेडमी के छात्रों ने शैक्षिक भ्रमण के दौरान सबसे पहले गंगा और यमुना घाटी के निवासियों की आस्था के प्रतीक बाबा बौखनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकासखंड में ग्रोथ सेंटर में आजीविका मिशन के तहत महिलाएं बिच्छू घास, बुरांस के फूल से चाय और मंडुए के बिस्किट समेत अन्य उत्पाद बना रही है। आजीविका मिशन के तहत ग्रोथ सेंटर में 30 महिलाओं को जहां सीधे रोजगार मिल रहा है, वहीं सैकड़ों ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। वहीं हवालबाग विकासखंड के हिलांस आउटलेट में साल 2018 से बिच्छू घास की चाय, बुरांस की चाय सहित 8 से अधिक प्रकार की चाय तैयार की जा रही है। ये चाय दिल्ली समेत अन्य महानगरों को ऑर्डर पर भेजी जाती है। राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ के छात्रों द्वारा NSS के विशेष शिविर के तहत प्रत्येक गांव में जाकर सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा बेटा गुट पे पहुंचे NSS के स्वयं सेवकों ने पूरी ग्राम सभा में सफाई अभियान चलाया। NSS के कार्यक्रम अधिकारी और राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ के शिक्षक PR विश्वकर्मा ने जानकारी दी कि कोविड-19 के तहत पिछले 2 वर्षों से इस विशेष शिविर का आयोजन नहीं हो पाया था। वहीं इस बार भी तय कार्यक्रम से लगभग 2 महीने बाद इस विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत गाँव-गाँव जाकर सफाई अभियान के साथ ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम के तहत हम यहाँ आप आए हैं आपके गांव में, और ये प्रोग्राम भारत सरकार के युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें हम स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डिजिटल इंडिया के कंसेप्ट को लेके पूरे गाँव वासियों को उनको प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार से आपने अपने गांव में और अपने आसपास के रास्तों को और अपने जल स्रोतों को स्वच्छ रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारियों से हम बच सकें। और इस प्रकार का संदेश हमारे द्वारा और हमारे ये स्वयंसेवियों द्वारा दिया जाता है। इसमें 7 दिवसीय विशेष शिविर का जो कार्यक्रम हमारे द्वारा इस प्रकार आयोजित किया गया है। प्रत्येक वर्ष जो 7 दिवसीय दिन रात का हमारा विशेष शिविर रहता है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये संदेश देते हैं ग्राम सभाओं में, प्रत्येक गांव में जाकर स्वच्छता, जल संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रोग्राम इस कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं प्रतिवर्ष। रुद्रपुर में पुलिस ने 5 मार्च को हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस इसे कामयाबी के तौर पर देख रही है। लाखों की चोरी के मामले में पंतनगर पुलिस ने फैक्ट्री के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी चालक से 32 लाख की नकदी, 39 चांदी के सिक्के और एक चांदी की मूर्ति बरामद कर ली गई है। पंतनगर थाना क्षेत्र के सिडको स्थित सेक्टर IIDC प्लॉट 91 में टूल ब्रश फार्मुलेशन कंपनी में 5 मार्च की रात चोरों ने 32 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी फैक्ट्री मालिक द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद से ही पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। आसपास लगे CCTV कैमरे खंगालने पर पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे। CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस ने प्रेत बिहार से आरोपी फैक्ट्री के कार चालक मोहित गुप्ता को गिरफ्तार किया। उसी की निशानदेही पर प्रेत बिहार के एक घर से पुलिस ने 32 लाख रुपए, 10 ग्राम के 39 चांदी के सिक्के, एक चांदी की मूर्ति बरामद की। पूछताछ में आरोपी मोहित ने घटना को अंजाम देने की बात कबूली है।
रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी छेनागाड़ मोटर मार्ग पर कल एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद से क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। आपको बता दें कि कल सुबह गुप्तकाशी छेनागाड़ जा रहा मैक्स वाहन छेनागाड़ से लगभग 2 किलोमीटर पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर गुप्तकाशी पुलिस और DDRF की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद तत्काल रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया। घटना के वक्त वाहन में केवल चालक ही मौजूद था, जिसकी दुर्घटना में मौत हो गई। DDRF और पुलिस टीम शव को लेकर सड़क मार्ग पर पहुंची, जिसके बाद पंचायतनामा सहित अन्य कार्रवाई की गई। हल्द्वानी के गोलापार स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित शिव महापुराण कथा और दशरा वार्षिकोत्सव ज्ञान यज्ञ में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। शिव महापुराण कथा का श्रद्धालुओं ने शिव की लीला का आनंद उठाया। मंदिर में आयोजित शिव महापुराण में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथावाचक तारादत्त जोशी ने कहा, यहाँ शिव का रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए शिव आराधना करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ये श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर किशनपुर गोलापार यहाँ समिति द्वारा ये आज हमारा 10वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और ये 4 मार्च 2022 को कलश यात्रा के साथ इस कथा का प्रारंभ हुआ था और 5 मार्च से विधिवत रूप से स्थापना होकर के कथा प्रारंभ हुई। आज 6 तारीख को आज दूसरा दिवस इस कथा का और RTO ऑफिस रोड के निवासी मूलतः वहाँ रहने वाले श्रीमान आचार्य तारादत्त जोशी जी कथावाचन व्यास पीठ पर सुशोभित हैं और भगवान महादेव के इस पवित्र दरबार पर आप यकीन मानिए हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और यहाँ आकर के न जाने कितनों का उद्धार हुआ, कितनों की तकलीफ़ें दूर हुई। इस भागवत आप देख रहे होंगे कि भागवत में यहाँ का माहौल किस प्रकार है, श्रद्धालुओं की किस प्रकार यहाँ पे उपस्थिति है, किस प्रकार यहाँ पर एक वातावरण भक्तिमय वातावरण बनाया गया है। तो बाबा भोलेनाथ के इस दरबार की महिमा अपरंपार है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।